बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, होप यू विल बी फाइन विद गुड हेल्थ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो डाइजेस्टिव सिस्टम से लिया गया था, प्रीवियसली वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। अब इसमें जो है क्रोहन डिजीज़ एंड इट्स मैनेजमेंट पार्ट 2 फार्माकोलॉजी एंड थेरेपेटिक्स 1 से है ये टॉपिक। आई एम डॉक्टर अब्दुल मालिक, PhD फार्माकोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। You can watch this video in my official channel, Dr. Abdul Malik Official. Further, you can subscribe and share with the friends. Now let us see the contents, remaining contents of Crohn disease, second part. Now here is the treatments, avoid flares. How can we avoid flares? Treatment options कौन से available हैं? Know the right doctor and what are the remission. Remission इसकी क्या है, इंडक्शन क्या है, किस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नाउ कमिंग टू दी सिक्वेंशियल थेरापीज फॉर क्रोहन डिजीज़। सबसे ज़्यादा कीमती ये है कि आपको ये पता है कि माइल्ड अगर डिजीज़ है, मॉडरेट है या स्वेयर कंडीशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन के ऊपर डिजीज़ की बर्डन देखा जाता है कि क्या मेजर प्रॉब्लम है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप अप करेंगे। सबसे पहले जो ड्रग दी जाती हैं यहाँ देखें, इंडक्शन के लिए डिजीज़ को भी फौरी तौर पर रोकना है, उसको रोकने के लिए इंडक्शन करवाया जाता है। इंडक्शन जब करेंगे, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, अमाइनोसैलिसाइलेट्स देते हैं, 5-ASA जिसे हम कहते हैं, मिसालामीन, सल्फासालाजीन, इस तरह की जो ड्रग्स हैं, बुडिसोनाइड, ये कार्टिकोस्टेरॉइड हैं, ये इंडक्शन करवा रहे हैं स्टार्ट में डिजीज़ को कम करने के लिए। फिर इसके साथ साथ मेंटेनेंस के लिए भी उन्हीं ड्रग में से लेंगे कुछ ड्रग्स, ख़ासतौर पे अमाइनोसैलिसाइलेट है, बुडिसोनाइड है, थियोप्यूरिन है, थायोप्यूरिन। तो ये भी जो है ड्रग है और इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, बेसिकली थियोप्यूरिन है। इसके बाद कार्टिकोस्टेरॉइड हम देते हैं ऑन दी मॉडरेट कंडीशन में। अगर देखा जाए तो उसमें फिर हम जो ड्रग देंगे कार्टिकोस्टेरॉइड होगी। कार्टिकोस्टेरॉइड के मल्टीपल ड्रग्स हैं, बुटिसोनाइड है, हाइड्रोकॉर्टिसोन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा मेंटेनेंस के लिए थियोप्यूरिन है या मिथोट्रेक्सेट, MTX से मुराद मिथोट्रेक्सेट, जो एंटी कैंसर भी है, इम्यूनोसप्रेसेंट भी है। इसकी डोज डिफरेंट होगी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे anti-TNF ड्रग्स हैं, बायोलॉजिक एजेंट्स हैं बेसिकली, और anti-TNF अल्फ़ा ये ड्रग्स हैं, थियोप्यूरिन है और मिथोट्रेक्सेट में से कोई ड्रग भी दे सकते हैं। नाटालिज़ोमैब है, ये भी दी जा सकती है फॉर इंडक्शन। तो ये इंडक्शन के फेजेस दिखाए गए हैं, सीवियर कंडीशन में और माइल्ड कंडीशन में कौन कौन से दिए गए हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस थेरापी भी आपको दिखाई गई है, सिक्वेंशियल थेरापीज़ फॉर क्रोहन डिजीज़। अब हम देखते हैं हर ड्रग को अलहदा देखते हैं कि क्या उनका मेजर फंक्शन है और उसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। तो 5-अमाइनोसैलिसिलिक एसिड 5-ASA, ये बेसिकली कम्बिनेशन होता है विद सल्फापिरिडीन या किसी और ड्रग के साथ। ये बैक्टीरियम जो नॉर्मल फ्लोरा है कोलन में, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर जाके ये अपना एक्शन जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी वो शो करते हैं, विच हेल्प्स कंट्रोल इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। बेलसालाजीन जाइड, बालसालाजाइड ड्रग है। इसके अलावा मिसालामीन, ओलासालाजीन एंड सल्फासालाजीन। दिस इज़ सल्फासालाजीन, दिस इज़ मिसालामीन जो ड्रग है ये वाली, उसका स्ट्रक्चर ये है। इसके अलावा सल्फासालाजीन का सल्फापिरिडीन होती है और इसमें ड्रग जो है 5-अमाइनोसैलिसिलिक होता है, सैलिसैलेट्स। 5-अमाइनोसैलिसिलेट्स के बारे में है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और स्पेसिफिक टारगेटेड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ब्रेक डाउन होने के बाद ये वहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करता है। व्हाट आर द मेजर साइड इफेक्ट्स ऑफ 5-ASA? फर्स्ट इज डायरिया, हेडेक्स, हार्ट बर्न, नाज़िया एंड वोमिटिंग, पेन इन योर अब्डोमेन। ये प्रॉब्लम बेसिकली कर सकता है। मल्टीपल अदर साइड इफेक्ट्स आर आल्सो देयर, बट आई हैव चूजन मेजर साइड इफेक्ट्स हेयर। इसको आप गौर से देखें, इनके रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रेक्टल रूट ले रहे हैं, ओरल ले रहे हैं, इंजेक्टेबल ले रहे हैं, तो इनके ऊपर भी डिपेंड करता है और साइड इफ़ेक्ट डिफ्रेंशिएट होंगे, थोड़े से फ़र्क आएंगे उसमें। इसके बाद हम कार्टिकोस्टेरॉइड, सेकंड ड्रग जो मेजर ड्रग है, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है और कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैव मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट, रिस्क फैक्टर भी इसके बहुत ज़्यादा हैं ज़्यादा इनटेक करने से। तो लिहाजा इसके रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ योर इम्यून सिस्टम को एक कम करेगी, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज़ है। साफ ज़रा इम्यून सिस्टम को हमने ब्लॉक करना है, कम करना है कि मज़ीद जो है वो इन्फ्लेमेशन काज ना करे। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, T सेल्स हैं, B सेल्स हैं, उनको ब्लॉक करना है, रोकना है, इनहिबिट करना है। तो डिक्रीज इन्फ्लेमेशन और डिक्रीज इन्फ्लेमेशन भी करते हैं। दो काम है इसके, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी इन्हें कहा जाता है। इसलिए हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्यों पढ़ते हैं?
कि ये स्टीराइडल नहीं है एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑलरेडी एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देते हैं इनको, मल्टीपल अदर जो यूज़ हैं इनके, और इमरजेंसी में इनको दिया जाता है, एनाफिलेक्टिक शॉक में दिया जाता है, और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके। रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ योर इम्यून सिस्टम एंड डिक्रीज इन्फ्लेमेशन। बुटिसोनाइड, इसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये स्ट्रक्चर हाइड्रोकॉर्टिसोन का है, जो कि विटामिन डी का स्ट्रक्चर, कोलेस्ट्रोल का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। ये 5 रिंग होते हैं, 4 जो ये वाले रिंग हैं। तो इसके बाद मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, इसी से मिलती जुलती है, थोड़ा सा फ़र्क है। प्रेडनिसोन है, साइड इफ़ेक्ट देखें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को लाजमी देखना है कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। या तो ओरल होगा, साइड इफ़ेक्ट फिर भी ज़्यादा होंगे क्योंकि सिस्टेमिक है इनका इफ़ेक्ट है। इंजेक्टेबल होगा, साइड इफ़ेक्ट विल भी ज़्यादा इसमें हायर। और उसके बाद अगर आप दे देते हैं रेक्टल रूट है तो फिर साइड इफ़ेक्ट थोड़े से कम होंगे, स्पेसिफिक होंगे टू द टारगेट। लेकिन फिर भी सब ड्रग्स को बॉडी के अंदर जाना होता है, लीवर से मेटाबोलाइज होना होता है, ब्लड के अंदर इंजाइम्स होते हैं जो उसकी मेटाबॉलिज्म करते हैं, फिर ये जो है ना किडनीज से जो एक्सक्रीशन होती है ज़्यादातर। अदरवाइज़ और रूट भी हैं एक्सक्रीशन के। साइड इफ़ेक्ट देखें, एक्नी काज कर सकते हैं, ये फेस के ऊपर एक्नी काज करते हैं। बोन मास लॉस कर देगा, बोन मास भी कम होगा, वेट लॉस होने हैं जैसे। हाई ब्लड ग्लूकोज भी कर सकते हैं और डायबिटीज़ भी इंड्यूस कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर को भी डेवलप कर सकते हैं, और डेवलपिंग चांस ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन और सुपर इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। साफ ज़रा हमारा इम्यून सिस्टम जब कम होगा तो सुपर इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं, ख़ास तौर पर नमूनिया के और जो डिजीज़ हैं, ख़ास तौर पर वायरल इन्फेक्शन, नमूनियल इन्फेक्शन जो है उनके बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा इनसे जो है ख़ास तौर पे सेफ्टी होनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। मूड स्विंग्स एंड वेट गेन भी हो सकता है, सम टाइम मूड जो है डिप्रेशन में चला जाता है, मेनिया में चला जाता है, और वेट गेन भी कर सकते हैं ये वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसके बाद हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स की अगर बात करें, इसको प्रॉपरली आप ज़रा समझें। इम्यून को मॉड्यूलेट करते हैं, बेसिकली इम्यूनोस्प्रेसेंट्स ड्रग है ये। इम्यूनोस्प्रेसेंट, इम्यून को स्प्रेस करने वाली ड्रग्स, क्योंकि इम्यून में प्रॉब्लम हो चुका है, नॉर्मल इम्यूनिटी में प्रॉब्लम हो चुका है, जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है। ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड अबाउट क्रोन डिजीज़, अल्सरेटिव इज आल्सो ऑटोइम्यून डिजीज़। क्या होगा? रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अफेक्टिंग फ्रॉम वीक्स टू 3 मंथ्स टू स्टार्ट वर्किंग। ये भी होता है कि तकरीबन 4 वीक के बाद या उससे ज़्यादा अरसा लेते हैं ये इफ़ेक्ट स्टार्ट करने में। तो इसमें कौन कौन से ड्रग्स हो सकती हैं? कुछ तो इम्यूनोसप्रेसेंट में 6 मर्केप्टोप्यूरिन है, एंटी कैंसर के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, 6 MP कहा जाता है। एजाथियोप्रीन कुछ कैंसर में भी इस्तेमाल होती है और इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। साइक्लोस्पोरिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, और इसमें भी मल्टीपल उनकी डोजेज फॉर्म अवेलेबल है। ये एजाथियोप्रीन का यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने दिखाया। मिथोट्रेक्सेट जो एंटी कैंसर ड्रग भी है और इम्यूनोसप्रेसेंट भी है। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स देखें, ए लो वाइट ब्लड सेल काउंट विल बी देयर, ये कर देते हैं क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट है, इम्यून को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, वाइट ब्लड सेल को ही रोकेंगे कि ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो, क्योंकि ये अगेंस्ट ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट हो रहे हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ कर रहे हैं, तो इसको रोकना है किसी तरीके से। तो ज़्यादा सुपर इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। साफ ज़रा हाई चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ये बढ़ जाते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हम कह सकते हैं, इनके नाम है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। और फीलिंग टायर्ड, फीलिंग फटीक ज़्यादा होगी, नाजियन वोमिटिंग, पेंक्रियाटाइटिस भी काज कर सकते हैं। मल्टीपल अदर फैक्टर्स भी हैं, यहाँ पे मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। इसके बाद बायोलॉजिक थेरापीज़ क्या हैं? बायोलॉजिक थेरापी हैं बायोलॉजिकल, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से बन के आती हैं। बायोलॉजिक थेरापी टारगेटेड थेरापी को कह रहे हैं। एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, लेकिन हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ से टारगेटेड थेरापी मिल जाती है। बायोलॉजिक थेरापीज़ जो हैं बड़े कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। बायोलॉजिक थेरापीज़ वर्क टू हेल्प यू गो इनटू रिमिशन, कि फौरी तौर पे आराम आ जाता है आपको, फौरी तौर पे जो है पेन या डिजीज़ ख़त्म हो जाती है। आइदर इफ़ यू डू नॉट रिस्पॉन्ड टू अदर मेडिकेशन, देखिए ना पहले उन्होंने बताया कि सीवियर कंडीशन से पहले अगर अदर मेडिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो अल्टरनेटिव इनको भी यूज़ किया जा सकता है, डोंट वरी। लेकिन नॉर्मल डोज पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, हायर डोज में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से भी इनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एडालिमोमैब है, सल्टोलीजोमैब है, इन्फ्लेक्सोमैब है, और इसमें एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, और इसमें TNF अल्फ़ा जो है उसके ऊपर ये अफेक्ट करते हैं, उनको ब्लॉक करते हैं। TNF अल्फ़ा जो है इंड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन, प्रो इन्फ्लेमेटरी ये इंजाइम, और रिलीज़ होता है बेसिकली।
इसके बाद जो एंटी इंटेग्रिन थेरापीज़, इंटेग्रिन जो एक प्रोटीन है, नाटालिजोमैब एंड वीडोलिजोमैब, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के कुछ ड्रग्स भी यहाँ पे देखी गई हैं। और ये जो ड्रग्स हैं एडालिजोमैब, इन्फ्लेक्सोमैब, इनका स्ट्रक्चर ये दिखाया गया, ये प्रोटीन है, नेचर है ना, कैसे ये इनको ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन G1 की तरह बनाया गया है। तो ये टारगेटेड थेरापी करते हैं। एंटी इंटरल्यूकिन 12 एंड इंटरल्यूकिन 23 या 12 13 लिखा हुआ है कहीं पे, ये ज़रा मिस्टेक है, आप चेक करें। थेरापी इसमें ऑस्टिकैनोमैब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की जो निशानी है आखिर में मैब का लफ्ज़ आएगा, वो बायोलॉजिकल एजेंट्स होंगे। MAB मैब, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, AB से एंटीबॉडी, M से मोनोक्लोनल, ये भी आप जहन में रखेंगे। जहाँ पे भी इनका वर्ड आता है तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होंगी और बायोलॉजिकल एजेंट्स होंगे। कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, कुछ और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ थेरापीज़ में इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा यहाँ पे मैंने शॉर्टकट और बताया हुआ है उसी को कि बायोलॉजिकल थेरापीज़ में बायोलॉजिकल मेडिसिन्स हैं, ब्लॉक एक्शन ऑफ साइटोकाइंस को ये ब्लॉक करते हैं, जिसमें एंटी TNF है, एंटी इंटरल्यूकिन है, इसमें एडालिमोमैब, इन्फ्लेक्सीमैब, गोलीमोमैब और ऑस्टिकैनोमैब ये है। और ब्लॉक वाइट सेल मूविंग इनटू द गट की तरफ जो आ रहे हैं, ये स्पेशल एंटी इंटेग्रिन जो प्रोटीन है उसको ब्लॉक करती हैं। ये नई ड्रग्स हैं। वीटोलिजोमैब स्पेसिफिकली इसको ब्लॉक करती है ताकि गट की तरफ वो ना आए और उसमें डिजीज़ ना इंड्यूस करें। तो ये भी आप कंपेयर कर लें, चेक कर लें। और अदर मेडिकेशंस में भी कुछ हम देते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेस्क्राइब्ड फॉर सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस में इंक्लूड, जिसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे आते हैं कि पेन किलर की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई और प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए हम एसिटामिनोफेन, जिसे पैरासीटामोल कहते हैं, पेनाडोल, कॉलपोल टैबलेट्स में अवेलेबल है, सिरप भी इसके अवेलेबल है, आइबोब्रूफेन, ब्रूफेन वाले जो सिरप टैबलेट्स अवेलेबल हैं, नेप्रोक्सिन है, ये भी बहुत सारे फार्मासिन फ्लैक्स है जैसे उनमें ये पाया जाता है। इसके अलावा एस्प्रीन है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जिसे कहा जाता है, बिकॉज दीज मेडिकेशन कैन मेक योर सिम्टम वर्स। इनको वो कहते हैं अदर मेडिकेशन जो है ना कॉम्प्लिकेशन को ये बढ़ा सकती हैं। समटाइम हम यूज़ भी करते हैं फॉर द पेन किलिंग इफेक्ट, लेकिन ये सिम्टम्स को इंक्रीज़ भी कर सकती हैं, वर्स भी कर सकती हैं। तो इनको अवॉइड करना चाहिए, वो वाली मेडिसिन लेनी चाहिए जो कम से कम वर्सनिंग ना हो। एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट और ट्रीट कॉम्प्लिकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इन्वॉल्व इन्फेक्शन सच एज एब्सेसेस एंड फिस्टोला वगैरह है, तो उनको भी एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लोप्रामाइड है टू हेल्प स्लो और स्टॉप डायरिया, डायरिया ज़्यादा होता है ना इसमें, उसको रोकने के लिए लोप्रामाइड इस्तेमाल हो सकती है। और इट कैन इंक्रीज द चांस ऑफ डेवलपिंग मेगाकोलॉन, ये मेगाकोलॉन जो है कोलॉन को बड़ा कर देती है, मेगा मीनिंग इंक्रीज साइज ऑफ द कोलॉन, तो ये एक साइड इफेक्ट है लोप्रामाइड का। इसके बाद बाउल रेस्ट का कुछ टाइम देना चाहिए आपको, जो भी क्रोन डिजीज़ में इन्वॉल्व है दे शुड रेस्ट द बाउल, यानी लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन बाउल को कुछ रेस्ट देना चाहिए। कैसे रेस्ट देंगे कि ऐसी चीज़ आप बनी बनाई इनटेक करें कि आपको उसको तोड़ना ना पड़े, डाइजेशन ना करनी पड़े, ताकि वो ऑटोमेटिकली अब्जॉर्ब हो जाए बस। तो ये है ड्रिंक के लिक्विड दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स, जिसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, जैसे कि आपको ऑलरेडी बनी बनाई चीज़ हो, लिक्विड हो, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, ऑटोमेटिकली अब्जॉर्ब हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स थ्रू फीडिंग ट्यूब के ज़रिए भी इंसर्ट की जा सकती है, थ्रू स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी एक वे है। इंट्रावेनस न्यूट्रिशन ये इम्पॉर्टेंट है, अगर ओरली हम नहीं दे सकते, सीवियर कंडीशन है, तो फिर हमें इंट्रावेनस न्यूट्रिशन जो है वो देनी चाहिए। इंट्रावेनस न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशनिस्ट जो है होती हैं हॉस्पिटल में स्पेशल, वो इनको बना के स्पेशल पर्सन के लिए बनाते हैं, जैसे कैंसर के हैं, कुछ और डिजीज़ हैं, GIT की, लीकी गट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा स्पेशल ट्यूब इंसर्टेड इनटू वेन, जिसमें वो जो है न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है। इसके बाद इन्फ्यूजन की शक्ल में देते हैं। इसके बाद सर्जरी है, फॉर एग्जांपल फिस्टोला की, ब्लीडिंग दैट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाती है, साइड इफ़ेक्ट फ्रॉम मेडिसिन व्हेन दे थ्रेटन योर हेल्थ, समटाइम्स साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन भी हो जाती है। उसको रिड्यूस करने के लिए, रोकने के लिए, रेस्ट करवाने के लिए हमें बाउल रेस्ट चाहिए। ठीक है जी। साइड इफ़ेक्ट फ्रॉम मेडिसिन भी हो सकते हैं, या डिजीज़ की जो है सिवेरिटी है जिनकी वजह से आपको रोकना पड़ता है कि आप इनटेक ना करें। आपको अल्टरनेटिव रूट के ज़रिए देखें न्यूट्रिशन दी जा रही है। सिम्टम्स व्हेन मेडिसिन डू नॉट इम्प्रूव योर कंडीशन, उस वक्त भी आपको बाउल रेस्ट देनी पड़ेगी कि अब वो जो इरिटेशन हो रही है, नॉर्मलाइज रिमिशन में नहीं आ रही डिजीज़, इंडक्शन नहीं हो रही, तो फिर आपको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी।
इसके अलावा मल्टीपल मेडिसिन आर अवेलेबल, लोप्रामाइड टैबलेट्स आर आल्सो अवेलेबल। ये देख लें आपके सामने, एजाथियोप्रीन जो है फिल्म कोटेड टैबलेट्स आर आल्सो प्रेजेंट, और मिथोट्रेक्सेट इंजेक्शन ये जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, और टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं जिसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद अल्टरनेटिव मेडिसिन की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट है, आई थिंक स्लाइड है। इसमें क्या है, एक्यूपंक्चर इज़ यूज टू ट्रीट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ इन चाइना, इन सम अदर कंट्रीज़, खासतौर पे चाइना का जो है वो इस टेक्निक है, एक्यूपंक्चर के ज़रिए भी इसकी ट्रीट की जा सकती है। लेकिन 100% मुझे नहीं पता, इसको प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर कुछ स्पेशल को रिक्वेस्ट करेगा तो फिर इसकी मैं रीड करूँगा और चेक करूँगा। होम्योपैथी एज 30% यूज अल्टरनेटिव मेडिसिन इन फ्रांस एंड अदर कंट्रीज़ में एक रिसर्च पेपर था कि 30% तक इसका यूज़ है। मेडिकल कैनाबिस है, कैनाबिस जो है हैव इफेक्ट्स बट विद सम कंट्रोवर्सीज़ हैं। कैनाबिस जो है वो भी फ्यूम जो है वो भी यूज़ की जा सकती है फॉर दिस पर्पज़, जीआईटी प्रॉब्लम के लिए, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोवर्सी है कि यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या साइड इफ़ेक्ट उसके ज़्यादा है। मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो इसमें एंग्जाइटी या मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं in young people who may have stunted growth or embarrassment from fecal incontinence। उन पेशेंट में प्रॉब्लम होगा यंग पीपल में ख़ास तौर पे, या तो फीकल इनकंटिनेंस होती है, रुक जाता है, बार बार तंग करता है, उसमें एंग्जाइटी मूड डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो जाते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया ज़्यादा हो तो मूड डिसऑर्डर के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग एज वेल, काउंसलिंग भी ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन जो करना, काउंसलिंग करना, इनक्रेज करना जो उन लोगों को जिनमें ये प्रॉब्लम है, और एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स भी दी जा सकती हैं, एंग्जोलिटिक्स भी दी जा सकती हैं, जिसमें सिडेटिव हिप्नोटिक्स, अगर नींद नहीं आ रही तो फिर उनमें दी जा सकती हैं, एंटी डिप्रेसेंट भी दी जा सकती हैं, मेडिकेशन, और बार बार वसवसे अगर खौफ आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, एंटीसाइकोटिक्स भी दी जा सकती हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बता सकता हूँ, मेरे जो वीडियो है एंड स्लीप के ऊपर भी हैं, डिप्रेशन के ऊपर भी मैंने बनाई हुई है, उसको भी देख सकते हैं आप। मे हेल्प सम पीपल मैनेज, तो इसको भी मैनेज किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसको लाइक भी करें और वॉच भी करें और शेयर भी करें, और चैनल को डॉक्टर मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी करें। फर्दर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन in the YouTube or in the Facebook or in LinkedIn or in Twitter. Thank you very much for your listening, for your timing, precious time. God bless you all. Allah Hafiz.